इट इज हाउ आई स्टार्टेड इन टू कोचिंग। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओरिजिनली जो टीचर था वो टेक्स्ट का था। बच्चों का चढ़ाने का तरीका होता है। मैं जिस टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी नॉलेज की वजह से, वो है थोड़े कॉलर ऊंचे हो गए, उन्होंने क्या मतलब है, हमको इसे चिट्ठी भेज के बुलाया है। सेकंड डे में वहाँ ऑफिस गया सिर्फ ये सोचते सोचते कि यहाँ से जान छुड़ाऊं क्या। ऐसा क्यों? और सर आज भी पहला प्यार क्या है आपका? आजकल हाँ जब भी मैं भी कभी स्ट्रेस में होता हूँ या मुझे परेशानी होती है तो मैं उसको उठाता हूँ। वो वीडियो बहुत फेमस है। हाँ, मतलब क्लास के अंदर आपका बिहेवियर अलग है, उसके अंदर ना मैं ट्रोल हो गया। फैकल्टीज का ज्यादा होगा। सर आपने पहले बोला आप इंटर्नशिप कर रहे हो। Hey guys, I'm this side from Kinshus Indore. स्वागत है टू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं, आज जो हमारा एपिसोड है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं मेंटर टॉक सीजन 2 एपिसोड 1। और मुझे मालूम है कि आप लोग जिनके साथ एपिसोड 1 देखना चाहते थे, बहुत 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 मेहनत के बाद सर फाइनली हमारे साथ आ गए हैं। सो आज हमारे साथ हैं सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर, ये मेरा सौभाग्य है। मैं पहली बार बल्कि एक लाइव यूट्यूबर से जैसे बात करते हैं वो देख रहा हूँ, तो मैं अंदर से एक्साइटेड हो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैसी बात कर रहे, इतनी फास्ट बोला आपने। आई एम रियली हैप्पी सर। थैंक यू सो मच सर। मतलब आप आए उसके लिए पहली बार तो बहुत बहुत थैंक यू सर। सौभाग्य है सर। सर ये मेंटर टॉक सीरीज है जहाँ पे हम लोग आपके बारे में पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस वही हैं जो बच्चे बहुत बार आपसे जानना चाहते थे, और उसके बीच में हम लोग कुछ कुछ बातें हम भी हमारी भी करते रहेंगे, अपनी एकदम बातें चलती रहेगी। सर सबसे पहली बात तो मुझे एक बात बताइए, आप मतलब आपको बहुत टाइम हो गया सर पढ़ाते हुए। अब एक सबसे पहली चीज जो आपका पहली ऑल इंडिया रैंक आई होगी, या जो पहले बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, सर वो आपको याद है, या फिर वो मूवमेंट कैसा रहा था सर? ये बात है वर्ष 2002 की। तो हम लक्ष्मी नगर में पढ़ाते थे और मेरे साथ मेरे को पार्टनर्स थे तब अजय जैन सर थे, और जो टेक्स्ट की बहुत अच्छी फैकल्टी है, और इसके अलावा राठौर सर थे। तो हमारा एक सेंटर था, उसके अंदर हमने जब पढ़ाया तो पहली बार रिजल्ट जब आया तो हमें पता नहीं था रिजल्ट के अंदर रैंक्स भी आते हैं। मतलब वो हमारे लिए बड़ा एक डिफरेंट था। रिजल्ट आता है, लेकिन एक स्टूडेंट आया हमारी चलती हुई क्लास में, लड़की थी, वो नाम भूल गया उसका मैं, उसने आकर कहा सर मेरा रैंक आया है। तो हमारा अपना रैंक आया हुआ था, तो हमें इतने एक्साइटेड हो गए, मैं एकदम भागा। मैंने तुरंत अजय सर को फोन किया, उनकी क्लास नहीं थी, उनको फोन किया। फिर अजय सर भी वहां पर आ गए, राठौर सर भी आ गए, और बड़ा एक्सटेम्प, और उसी समय बैठे बैठे हमने स्टूडेंट्स के सामने ही सेलिब्रेशन किया। लड़के को भेजे जाओ केक लेकर आओ। और उस दिन फिर हमने शाम को केक कटिंग भी की थी, और फिर हम पार्टी में भी गए थे। हमारे यहाँ पार्टी में तब समोसे पकौड़े इस तरह की चीजें होती थी, तो हम तीनों खाने पीने गए थे, तीनों दोस्त जो थे। तो बहुत अच्छा लगा था। आज उस मोमेंट को याद करता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मोमेंट था वो। बट कहीं ना कहीं ना तो उसे कि हमने रिकॉर्ड किया और ना हमने कुछ रिकॉर्ड रखा अपने पास। पर सर दुनिया को ऐसे पता पड़ ही जाता है, मतलब वो रैंक वाले, क्योंकि मैं इसलिए रिलेट कर सकता हूँ, वो पहली जो चीज होती है वो एकदम बहुत बहुत ज्यादा एक मेमोरी बन जाती है, उसे मिस नहीं कर सकते हैं। पर सर मतलब आपने एक टीचिंग में आप आए तो उसके पीछे रीजन ऐसा कुछ खास रहा? नहीं, टीचिंग में आने के पीछे जो रीजन था, देखो मैं बताऊं आपको कि 1990 में जब मैं क्लास 12th में था, तो सबसे पहले मैं टीचिंग में आया कैसे। मैं बैडमिंटन खेलता था पार्क में। मेरे जो दोस्त थे वो भी मेरे साथ खेलते थे। हम सब घर से पैसे लेते थे और बैडमिंटन रैकेट और शटल खरीदते थे और खेलते थे वहां पर। एक दिन उस पार्क में एक सरदार जी आए, मनजीत सिंह नाम था उनका। मैं 12th क्लास का स्टूडेंट था, उसका भी 12th का रिजल्ट आने वाला था, मेरा भी आने वाला था। वो बैडमिंटन कहता मुझे खिलाओ, हमने कहा खेलो। अब उसे आता नहीं था ज्यादा, हमने उसको बुरी तरह से हरा दिया। उसने जाते वक्त कहा अरे तुम माता पिता के पैसे पे तुम सब काम कर रहे हो, मैं तो पढ़ाता हूं और मैं पढ़ा करके पैसे कमाता हूं, तुम क्या करते हो। वो सरदार जी तो चले गए, लेकिन मेरे को बहुत चोट लगी। मैंने कहा ये बात जो सरदार जी कर गए हैं ये तो ऐसी बात है जो दिल को चुभ गई है। वो जाते हुए बता गए थे कि मैं ना विकासपुरी में लाल कोचिंग सेंटर है एम ब्लॉक में, कि मैं वहां पढ़ाता हूँ। मैं शाम का समय था जब उन्होंने मुझे कहा था, नेक्स्ट डे दोपहर को लाल कोचिंग सेंटर पहुंच गया। मैंने कहा जी मैं आपके यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाना चाहता हूँ। मिस्टर लाल थे, प्रेम कुमार लाल। उन्होंने मुझे कहा कि अकाउंट्स पढ़ाना चाहते हो, किसने भेजा। मैंने कहा आप ही के टीचर हैं मनजीत सिंह, मैथ्स के। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई टीचर ही नहीं है हमारे यहाँ पर। मनजीत सिंह जी हमें घुमा के गए थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मनजीत जी का रेफरेंस छोड़ो, आप वैसी मेरे से बात कर लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो इट इज हाउ आई स्टार्टेड इन टू कोचिंग। और फिर उसके बाद मेरा पहले स्टूडेंट का नाम था प्रकाश।
मुझसे पढ़ा, फिर उसके बाद मैं और भी कोचिंग सेंटर में गया, फिर उसके बाद बारी आई 1996 की, और फिर हम कोचिंग में आगे बढ़ते चले गए। तो इट हैपेंड लाइक दिस। और सीए बनने के बाद भी फिर मुझको ये लगा कि हाँ ठीक ठाक काम है, कर लेना चाहिए। पर सर अकाउंट्स क्यों, मतलब आप अभी अपन बात करें 12th के बाद की, तो अकाउंट्स आज तो चलो ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ओरिजिनली जो टीचर था वो टैक्स का था। मैं टैक्स और अकाउंट्स दोनों पढ़ाता था, और ज्यादा मेरा जो प्रचलित और प्रसिद्ध था मेरा टैक्स था। अभी भी जो मुझे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं वो यही जानते हैं कि तो टैक्स के टीचर हुआ करते थे, जो तिलक नगर जनकपुरी साइड मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब हुआ क्या, जब वो चीजें चल रही थी तो 1999 में 2000 में मेरे जो अजय जैन सर थे वो भी टैक्स पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे कहा प्रवीण इकट्ठे काम करते हैं, तू टैक्स छोड़ दे, अकाउंट्स में आ जा। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड कि मैंने टैक्स छोड़ दिया और मैं अकाउंट्स में कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है मुझे इसी के अंदर काम करना है, नहीं ऐसा नहीं। अजय सर ने मुझे कहा ये छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे। सर आज अगर एक चॉइस मिले वापस से टैक्स पढ़ाने की तो क्या रहेगा उसमें? नहीं, अब मेरा अकाउंट्स के साथ जो संबंध है वो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा गहरा हो गया। अब तो क्या है सर, वैसे एक और चीज आती है आपके, मतलब आप जैसे क्लास में बहुत सारी शायरियां बताते हैं, बहुत सारी चीजें होती है सर, उसको हॉबी है या किस प्रकार से वो चीज है? नहीं, कोई शायरी वायरी हॉबी नहीं है, ये बच्चों का प्रेम है। देखो क्या है, हम शायर बना दिए गए बच्चों के द्वारा। स्टूडेंट्स ना ऐसी ऐसी अजीब क्वेरी पूछते हैं, ऐसे ऐसे अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे पास उसके ना दो ही उपाय होते हैं, या तो उस बच्चे को डांटा जाए या शायर बन जाए। हम उसकी क्वेरी से ही कुछ ना कुछ शायरी बनाते हैं और उसे कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। गुस्सा करने का फायदा नहीं है, बच्चा उसको तो ये भी पता नहीं है मेरी क्वेरी अच्छी है कि बुरी है, अगर पता होता तो शायद पूछता ही नहीं। तो फिर हम उसको ना बस प्रयास करते हैं कि उसको कैसे एक फन लविंग तरीके से कि चलो ठीक है उसकी क्वेरी से कोई शायरी बना देते हैं और उससे काम करते हैं। बाकी मैं ऐसा कोई शायर नहीं हूं जो शायर बाकी होते हैं। अब बच्चे ना बड़ी तारीफ कर देते हैं कई बार, यार क्या बात है क्या बात है, उनका बच्चों का चढ़ाने का तरीका होता है। वो कहते हैं यार क्या बात है क्या बात है। हम चढ़ते नहीं है, पर हम उनको ये कहते हैं अरे यार तुमने मेरी तारीफ कर डाली, मैं सोचता हूँ बॉलीवुड में चला ही जाओ। तो रियल में ऐसी कोई मतलब नहीं होता, बट बच्चों का ये प्रेम है, वो ऐसा करते हैं हमारे साथ। पर सर एक और बहुत बड़ी चीज है, वो ये है कि आज भी आप व्हाइट बोर्ड पे कंफर्टेबल है और आपने बहुत लंबे समय तक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया। व्हाट्स इट व्हाइट बोर्ड, मतलब ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इस इंफॉर्मेशन में करेक्शन करता हूं पहले मैं। व्हाइट बोर्ड में मैंने बहुत पढ़ाया, किस साल तक, वर्ष 2007 तक। 2007 में मैंने अपने आप को, जिसे आजकल तो डिजिटल आ गए ना, वो तब ओएसपी होते थे, ओवरहेड पता नहीं क्या बोलते हैं, उस पर होता था। हाँ, तो तब ऐसा टेक्नोलॉजी थी, उसमें लाइट वाइट मार्कर आता था, तो उसमें प्रोजेक्शन इस तरह की होती थी। तो वहां भी मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि ओएचपी के ऊपर स्लाइड्स के ऊपर लिखते थे, और मैंने बहुत टाइम वो यूज किया। इवन 2014 तक मैंने वो यूज किया। 2014 के बाद वापिस से मैं व्हाइट बोर्ड पर आया जब हम स्टूडियो में आ गए। उससे पहले जब तक हम फेस टू फेस होते थे तो हम वहां पर स्लाइड पर पढ़ते थे। ओके, पर आज आपका आज भी कंफर्टेबल व्हाइट बोर्ड पे है अभी? मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को, अगर मैं आज दोनों चीजों का अनुभव बताऊं तो लगता है उनकी समझ ज्यादा अच्छी आ सकती है अगर हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं तो। एज अ टीचर मैं कह सकता हूं, उनको एक्सप्लेन करना और उनके लिए समझना दोनों कंफर्टेबल होते हैं अगर हम व्हाइट बोर्ड पे होते हैं तो। ओके, मतलब वो बहुत एंड है, मतलब आपको भी बच्चे को भी और आपको दोनों के लिए है। मे बी अब स्टूडेंट्स को मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके दिखाया क्लासेस के अंदर। हम डिजिटल बोर्ड पर आए, मैंने भी आईपैड खरीदा। मैंने देखा भी आपका पूरा, मेरा क्वेश्चन स्टूडियो के बाद ज्यादा, आपके पास 4 स्टूडियो हो गए जिसमें मतलब हर तरह की टेक्नोलॉजी में देख के आया अभी। तो मुझे भी लगा कि आईपैड भी है, सब कुछ है, फिर भी व्हाइट बोर्ड से एक रिश्ता है आपका। वो रिश्ता इसीलिए क्योंकि बच्चे को बेहतर समझ में आता है, मुझे ये लगता है। सर एक बहुत ही, मतलब ये क्वेश्चन सर हमसे ज्यादा बच्चों का है। वो ये है कि सर आपको बच्चे जो है वो गॉड ऑफ अकाउंट्स के नाम से, एमएस धोनी ऑफ अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। सर अगर आज, अभी क्योंकि क्रिकेट का माहौल भी है, अगर आज आपको एक अपनी टीम बनानी हो, लेट्स सपोज T20 आपको टीम बनानी है, तो कौन सी फैकल्टी से आप एक टीम बनाना पसंद करेंगे? सर मैं मैच पढ़ाता हूँ सर, मेरा नाम भी ले सकते हैं आप। हाँ, नहीं, मैथ्स में तो जतिन, आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और मैंने जहां तक स्टूडेंट्स मेरे पास भी फाउंडेशन के हैं और रिव्यू देते हैं, तो ये कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जतिन सर आ सकते हैं यहाँ कि नहीं आ सकते हैं। मैं आपको इंटरमीडिएट के लिए टीम की बात करता हूँ कि इंटरमीडिएट में कौन कौन बेस्ट हो सकते हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं या नहीं है, या जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे उसकी बात अलग है। तो अकाउंट्स में तो मैं थोड़ा सा सेल्फिश हूं, तो अपने आप को ले लूंगा। मैंने भी हुआ था सर। इसके अलावा अगर मैं नए कोर्स के एंगल से बोल रहा हूँ कि अगर मैं लॉ की प्रेफरेंस करूं तो लॉ में मैं लूंगा अपने पास मनीष भंडारी सर को, और फाइनल के अंदर भी मनीष भंडारी सर। इनडायरेक्ट टैक्सेस में राजकुमार सर, ये मेरे पुराने
मित्र भी रहे हैं और मैं जानता हूं कि इनसे बेस्ट कोई है नहीं है। तो आई थिंक जो ड्रीम टीम है वो लगभग ये बनती है हमारी। और सर अगली चीज आती है, मतलब वैसे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे, तो अपन थोड़ा एक दो क्वेश्चन और लेंगे, बट एक और क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे। जैसे आप अपनी क्लास में बहुत सारा ना बच्चों को प्रमोट करते हैं कि बिजनेस इज अ गुड थिंग, बट सर इनिशियली तो आपने भी जॉब करी थी एक बार, तो वो क्यों, मतलब 1996 में रैंक आया हमारा, तो रैंक आने पर ना बड़ी सारी चिट्ठियां आई घर पे, नेस्ले से, जिलेट से, ईवाई से बड़ी चिट्ठियां आई। तब आर्थर एंडरसन ऐसे करके कंपनियां भी थी, वो भी आई। इन्होंने कहा जी आ जाओ हमारे पास। अच्छा, हमने इनके इंटरव्यू दिए। इन सब का एक क्वेश्चन होता था, आर यू मोबाइल, क्या आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं? तो हम थोड़े कॉलर ऊंचे हो गए, हमने कहा क्या मतलब है, हमको इसने चिट्ठी भेज के बुलाया है। तो हम मना कर देते थे, हम कहते थे नहीं, हम दिल्ली में ही जॉब करेंगे। अब हुआ क्या, उसके बाद जॉब जो थी वो खत्म होना शुरू हो गई। 96 में रिसेशन था। फिर उसके बाद मुझे एक कंपनी में जॉब लग गई जिसका नाम था ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड। वो ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड में मिस्टर, नाम नहीं लेते उनका, तो ऐसे करके मैं वहां जब गया तो फर्स्ट डे में गया, वहां का मुझे हिसाब ही समझ में नहीं आया कि मतलब इन द सेंस कि शाम का समय, स्टाफ को मैंने कहा भी 5 बज गए चलो घर। कह रहे नहीं, जब तक मिस्टर एक्स बैठे हैं तब तक घर नहीं जाएंगे। मैं कहा मिस्टर एक्स तो रात को 8 बजे जाते हैं, सुनने में आया है। कह रहे हाँ, तो रुकना पड़ेगा। मैं पहले ही दिन समझ गया कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी हुई है। सेकेंड डे में वहां ऑफिस गया सिर्फ ये सोचते सोचते कि यहां से जान छुड़ाऊं कैसे। थर्ड डे में इस्तीफा देने गया था। तो देयर वर ओनली 3 डेज। मुझे उन 3 दिनों में 2 बातें बड़ी क्लियर हो गई थी। पहली बात ये कि जॉब नहीं करनी चाहिए, और दूसरा फायदा मुझे ये हुआ था कि मैं बड़ा फोकस्ड हो गया था उसके बाद। मैं मेरी टीम के कान बंद करवा लेता हूँ, मैं मेरी टीम के कान बंद कर, आपकी भी टीम नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल 1996 में फिर मैं ये हो गया, फोकस्ड हो गया। मैंने कहा देखो मुझे जॉब नहीं करनी, जब मुझे खुद ही पढ़ाना ही है तो मुझे अच्छे से पढ़ाना है। तो मैंने इस तरह से मैं टीचिंग में पूरी तरह से फुल स्ट्रीम के साथ आ गया था उन 3 दिनों की वजह से। मेरे लिए वो 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहे। अगर मैं वो 3 दिन जॉब नहीं करता तो मुझे पता नहीं चल, मैं ये सोचता रहता कुछ मिस कर दिया, कुछ मिस, तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया उसको। ओके, तो मतलब आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे आप, हाँ, इसलिए मैं हर स्टूडेंट को आजकल ये बोलता हूँ कि भाई आपको अपना ही काम करना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं भी, खैर मैं बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, मेरी भी वैसे भी क्लास में मैं भी बिल्कुल बिल्कुल कहता हूँ यार, मेरा मानना भी कि उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और देश ऐसे ही आगे बढ़ता है, उसमें मेरा मानना वो भी है। सर एक और, जिसमें अब आपने जॉब की बात करी, अपन इतनी बातें करी, तो सर आपने शुरू किया आईएसएस, जो आपने कोचिंग चालू करी, देन आप शिफ्ट हुए अल्डाइन पे, फिर प्रोवाइस, फिर अल्डाइन, ऐसा क्यों? और सर आज भी पहला प्यार क्या है आपका, मतलब आज? नहीं, सीए के केस में मैं बताता हूँ कि यहाँ नाम कुछ भी रख लो फर्क नहीं पड़ता है। जो आईएसएस नाम रखा था उसकी फुल फॉर्म थी इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टमेटिक स्टडीज। इस नाम की प्रेरणा हमने गिरीश आहूजा सर की किताब आती है इनकम टैक्स की, सिस्टमेटिक स्टडीज ऑन इनकम टैक्स, उस किताब से प्रेरणा लेके नाम लिया था हमने। और उसके बाद फिर जब एल्डाइन नाम रखा था तो प्रैक्टिकली एल्डाइन नाम था नहीं। मेरी कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो उसका एक्चुअल नाम परवीन शर्मा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड था। तो हुआ क्या कि जब टीचर्स जोड़ रहे थे तो मुझे नाम लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक पर्सन सेंट्रिक हो गया, परवीन शर्मा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो मैंने उस नाम को कहा कि इसमें से परवीन शर्मा हटाना है। और मेरा एक प्रिंटिंग का काम हुआ करता था एल्डाइन के नाम से, तो वहां से, एल्डाइन एक एक्चुअली इटालियन प्रिंटर है, तो वहां से फिर मेरी वो प्रिंटिंग का चूंकि नाम था तो इतना टाइम था नहीं दिमाग दौड़ाने का, हमने एल्डाइन को चुपचाप कॉपी कर दिया। और आपने कहा मेरा पहला प्रेम कौन सा, मेरा पहला प्रेम कुछ भी नहीं है। सीए में सिर्फ और सिर्फ टीचर्स चलते हैं, नाम कुछ भी रखे। सर बाबा सर के टाइम नाम के साथ ऐसा भी है सर, अभी भी उनका एक नाम है फिन टाइम करके, उन्होंने एक नया स्टार्टअप करा था। वो नाम जो रिसर्च करते हैं वो मेरे को आज भी, मतलब उनका एक ब्रांड नेम है फिन टाइम, उन्होंने अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाता तो सर मैं चोरी कर लेता हूँ, और मुझे उनके नाम अच्छे लगे थे। नहीं, ये बिल्कुल आज की डेट में नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। हम थोड़े पुराने आदमी हो गए, देसी आदमी हो गए, हम ये मानते हैं कि पूरा वो सर भी आएगा सर, 2008 का एक क्वेश्चन है सर। सर एक और, मतलब अब जैसे भी आपने कहा 12 के बाद आप पढ़ाने लगे, तो मतलब ओवरऑल सर सीए ही क्यों? मतलब बहुत सारी कोर्सेज है करने को, डॉक्टर इंजीनियर, फैमिली ने भी कुछ कहा होगा? नहीं, फैमिली ने तो कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ ये बात कि मैं चौथी में मेरी कंपार्टमेंट थी, 5वीं मेरी कंपार्टमेंट थी। आजकल हाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट तब अप्लाई नहीं होता था, तब बना ही नहीं था जब मैं चौथी पंचमी में था, तो कंपार्टमेंट आती थी तब। तो मेरे पिताजी को बुलाया गया स्कूल में चौथी क्लास में कि भाई ये नहीं चल रहा, ले जाओ वापस। पिताजी ने हाथ पांव जोड़े, 5वीं में आ गया, फिर कंपार्टमेंट, फिर पिताजी ने उसके बाद खुद पढ़ाना शुरू किया। तो मेरी स्थिति थोड़ी खराब थी।
अब 11th में जब आए तो हमारे को ज्योग्राफी की टीचर थी मिसिज ओब्राय। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है परवीन, तुम्हारी हालात बड़ी खराब है, तुम साइंस में तो मत ही जाओ, कॉमर्स में चले जाओ। तो दिस इज हाउ आई एंटर्ड कॉमर्स। लास्ट के डेज में हमारी क्लास टीचर थी मिसेस सीमा राज। उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई, क्या करोगे यहाँ से जाने के बाद? तो हमने कहा हमें तो कुछ नहीं पता, आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा आईसीडब्ल्यू कर लो। तो मैंने आईसीडब्ल्यू की 90 से लेकर 93 तक। जब तक आईसीडब्ल्यू क्लियर की तब तक समझ में आ गई थी कि इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तब चल रहा था सीएस और सीए, तो हमने कहा ये भी कर डालते हैं। तो मैंने सीएस और सीए तब दोनों इकट्ठे किए, और वहां से जब फिर आगे चले तो चूंकि पढ़ाने की तरफ रुझान आ चुका था तो सीए के ही सब्जेक्ट उठाने थे। तो दिस हैपेंड लाइक दिस। आपकी कोई रैंक या आपका कैसा रहा सी का करियर? मैं मेरिटोरियस रहा हूँ। मैं सीए इंटर में भी मेरा रैंक रहा है और सीए फाइनल के अंदर भी रैंक है। इट वाज अराउंड 7th पोजीशन। और मैं फाउंडेशन तब सीए इंस्टीट्यूट में ना स्टार्ट किया था, बट कंडीशन ये थी फाउंडेशन पास करके भी आपको बीकॉम तक रुकना है। तो मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि सीए करनी है, क्योंकि आईसीए कर रहे थे तो मुझे लगा था सीए करनी है। तो हमने सीए स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद फिर वेट करते रहते जब तक बीकॉम नहीं हुई थी। तो वहां पर भी मेरी रैंक थी। तो दिस इज समथिंग जो मेरा रिकॉर्ड ठीक है पीछे। ईटेन का आपने वीडियो भी डाला था, ईटेन का हुआ भी था सर। अगर आज ईटेन होता और आप वहीं होते तो फिर अल्डाइन नहीं होता। तो वो जो ईटेन आया फिर अल्डाइन भी आया, ईटेन से आप हटे, वो भी एक थोड़ी सी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। ईटेन क्या था वो? देखो ईटेन एक सैटेलाइट, आज की डेट में जो इंटरनेट है, पहले इंटरनेट सैटेलाइट से भी डिलीवर होता था, अभी भी होता है। वो थोड़ा वो माध्यम है, जब इंटरनेट की पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो सैटेलाइट पे चले जाते थे। तो हमने वो एक सेटअप बनाया था, बहुत अच्छे सेंटर्स बनाए थे। बट ईटेन को प्रैक्टिकली कोई जो चलाने वाली व्यक्ति थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, जिस वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग बड़ी पुअर थी। और उससे हम सब टीचर्स जो वहां पढ़ा रहे थे वी आर लूजिंग द मार्केट। तो मुझे उसके अंदर कुछ स्टेप्स लेने थे उसको ठीक करने के लिए, और बस हमने वही स्टेप्स लिए थे तो एल्डाइन की स्थापना हुई थी। तो ईटेन की उन कमियों को ठीक करके ही एल्डाइन की स्थापना। ईटेन में आप फैकल्टी थे? हाँ फैकल्टी थे, बट हम तब भी अंडरस्टैंड करते थे बिजनेस को। नहीं मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि सर अच्छी बात है ना। वो अगर आपके लिए यहाँ हम खुद चला रहे हैं। हाँ यहाँ खुद चला रहे तो मतलब ओवरऑल दैट इज गुड। वो और आपके एक और चीज मतलब जैसे हम सब लाइफ में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, कहीं ना कहीं एक दो मूवमेंट आता है जब थोड़ा डल हो जाता है। कोई यूट्यूबर को आप फॉलो करते हो, कोई इंस्टाग्राम कुछ देखते हो, या आप क्या करते हो जब थोड़ा डल होते हो? तो देखो मैं यूट्यूब वैसे बल्कि खुश होता हूँ तो देखता हूँ, डल होगा तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ। तो एक एंड्रॉइड की गेम आती है एयर बाइट या ऐसा नाम है उसका, मैं उसको कभी नाम ध्यान से पढ़ा नहीं, सिर्फ चलाता ही हूँ मैं। उसमें क्या होता है, एक लैंड कराना होता है, एयरक्राफ्ट को लैंड कराते हैं एक पट्टी के ऊपर, बस वो तो क्रैश हो जाता है तो गेम खत्म हो जाती है। तो जब भी मैं भी कभी स्ट्रेस में होता हूँ या मुझे परेशानी होती है तो मैं उसको उठाता हूँ, और वो मोबाइल ही अलग रखा हुआ है हमने, सिर्फ गेम के लिए उठाया और खेलना शुरू कर दिया, और कुछ नहीं है। नंबर 2 मेरा जो डी स्ट्रेस करने की चीज है वो मेरे बच्चे और मेरी धर्म पत्नी है। जब ये साथ होते हैं तो आमतौर पर मेरे को जितनी भी बड़ी मर्जी समस्या हो मैं उसको भूल जाता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी समस्या याद नहीं रहती। समस्या मेरी कब होती है, जब मैं अकेला होता हूँ। तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके बच्चे और उसकी धर्मपत्नी सबसे बड़ा स्ट्रेस को रिलीव करने का तरीका है। आप बात करते हो, कोई भी बात करते हो, तो आप उसी वक्त डिस्ट्रेस हो जाते हो। आई एग्री, बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं। हाँ, बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं, आप भी ध्यान रखिए। सर एक दो चीज और हमने देखी है, आपकी वायरल वीडियोस है, कुछ डांस वाली है, मतलब आपका डांस भी बहुत अच्छा था, मतलब हम मतलब एक्सपेक्टेशन में वही कह रहा हूँ। तो सर वो डांस का एक शौक है कि वो ऐसे ही कभी कभी होता है? नहीं नहीं, डांस देखो मुझे ट्यून्स म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है, डांस मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं शर्माता नहीं। तो क्या होता है, जहां पर भी मुझे वो कहते हैं डांस करने के लिए, हम खड़े होकर डांस करना शुरू कर देते हैं। भाई डांस में मेरी, मुझे लगता है मैं अपनी बॉडी को एक्सप्रेस करने का प्रयास कर रहा हूँ, जितनी हिलती है उतनी हिलती है, क्या कर सकते हैं। बट डांस मुझे अच्छा लगता है, और जब भी कभी मौका लगता है हम स्टूडेंट्स के पास जब जाते हैं तो डांस करते हैं। एक मतलब इसमें कहीं बचपन में आपने कभी डांस किया, कॉलेज टाइम में या बचपन में कभी? ऐसा कभी ज्यादा नहीं रहा, मतलब सिर्फ जस्ट फॉर फन चलता है? चलेगा। मतलब एक एक जो चीज है जो मुझे अब पूरी गलत लग रही है, वो क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है, पर फिर भी सर बहुत सारे लोगों के मन में आता है, वो ये है कि सर बच्चा जब आपको एज अ, क्योंकि आपके एक दो फोटो, सर फोटो बहुत कम है आपके मार्केट में, ठीक है, और वो भी एकदम सिंसियर, तो जब बच्चा जब तक आपकी क्लास में आता नहीं है उसको लगता है एकदम डिसिप्लिन में, थोड़ा एकदम स्ट्रिक्ट, और एकदम एकदम थोड़ी व्यू एकदम अलग है, ठीक है, वो मैं एकदम आज समझ गया, मैं जानता हूँ बच्चे समझ गए। पर जब क्लास में बच्चा आता है तब उसका पूरा फीडबैक बदल जाता है, उसे बहुत मजा आता है क्योंकि क्लास में फन तरीके से पढ़ाई हो रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों है कि आप इंट्रो मतलब क्लास के अंदर आपका बिहेवियर अलग है, या अब मैं क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे, बट स्टिल
नहीं देखो मैं बताता हूँ कि 2006 तक या 5 तक हम कभी भी क्लास में आधा घंटा लेट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हम आधा घंटा लेट पहुंचते ही थे। अगर कोई ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे ना जो 2006 से पहले पढ़े होंगे तो बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, ये सिंसियर थे ही नहीं क्लास में कभी भी। हमने 2006 में मेरे साथ गणेश आहूजा सर साथ में एसोसिएट हुए थे, तो आहूजा सर के साथ हमने सीखा कि वो एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं। तो जब मैंने उनको देखा एक एक मिनट की वैल्यू करते हैं, तो मैंने उनकी उस हैबिट को अपने में इनकॉर्पोरेट कर लिया। और अभी भी अगर आप मुझे सिंसियर बोलते हैं तो रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ मेरी पंक्चुअलिटी है उसमें, और कुछ नहीं है। बाकी तो हम क्लास में जाकर वैसे ही पहले पढ़ा रहे थे, वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं, वही गाने गा रहे हैं, वही चुटकुले खा रहे हैं और सब कुछ। तो सिंसियरिटी होता है कि भाई आज भी क्लास 6:30 स्टार्ट होनी है तो 6:30 मतलब 6:30, 6:31 नहीं होने देंगे हम उसके। तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को ये लगता है कि यार ये बहुत सिंसियर है। फोटो में जोक नहीं चल रही है सर, अब फोटो कोई लेता नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हम याद कर लेंगे। पर एक इसके अंदर ये मेरा पर्सनल मेरा डाउट ज्यादा है, बड़ा है, मतलब ये क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि मेरे लिए मैंने बनाया गया है। सर 2008 में आपने ये कहा था कि फ्यूचर जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने वाला है, ऑनलाइन जाने वाला है। मतलब 2008 मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा था तो मैं अपनी बात तो हटा ही देता हूँ, पर सर 2008 में और किसी ने भी नहीं सोचा होगा। उसके बावजूद भी किसी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव नहीं है। ट्विटर पे आपके कुछ ट्वीट्स है, वो भी बहुत ज्यादा ट्वीट्स, मतलब हमने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखा कि आप पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ भी नहीं है। बट ऐसा क्यों? क्या आपको विजन है? पर ऐसा क्यों? नहीं, आपकी बात से मैं ये पक्का आपको आश्वासन देता हूं कि मैं निश्चित रूप में ट्विटर के अंदर ज्यादा ट्वीट करूंगा और यूट्यूब पर भी वीडियोस डालूंगा, और आप जो जो मुझे अभी आप टिप दे के जा रहे हैं मैं पूरा करूंगा। आज तक क्यों नहीं किया है, मैंने कभी इसकी तरफ केयर नहीं किया है। हाँ, एक बार मुझे अच्छे से पता, मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट डाली थी, मुझे लगा था कि हाँ किसी लड़की के साथ बदतमीजी की जा रही है, तो उसके अंदर ना मैं ट्रोल हो गया। तो मुझे लगा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं तो बड़ी ऑनेस्टली बात करी है कि किसी लड़की को क्यों परेशान किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी मेरी कमी निकाली गई। तो मुझे लगा कि हाँ ये गलत है, तो मैंने उसके बाद से ज्यादा ट्वीट नहीं किया। बट अब आपकी बातें समझने के बाद मैं बिल्कुल पक्का करूंगा। मोटी चमड़ी होनी चाहिए, जो लोग कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आई विल डू इट। ये सही है। तो बच्चों को एक्चुअली क्या होता है सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है आप कहाँ जा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा अपन तो डाल भी नहीं पाते हैं, पर थोड़ा बहुत आप मुझे वीडियो का लिंक भेजिएगा, मैं इसको ट्वीट करूंगा। डन, पक्का। ये तो पक्का है सर। एक और चीज आती है सर, वो मतलब अपन ट्रेंड पे, तो एक ट्रेंड का डिस्कशन होता है सर। वो सोनू वाली वीडियो हमने देखी, पहली बात तो वीडियो बहुत अच्छी थी सर। मैंने 2-4 बार हमने पूरी टीम में भी देखी, हमने फिर उसको बहुत अच्छे से देखी। ऐसा कभी किया, एक आधी बार किया है, कर रहा हूँ, अच्छा भी लगता है, कभी मन भी लग जाता है। खत्म हुई थी, शाम का टाइम था। हाँ, मोहित सर मेरे साथ थे, पोपली सर मेरे साथ थे, एक दो फैकल्टीज और मेरे साथ थी, पंकज सर भी साथ में थे। तो उन दोनों में ना बहुत वायरल चल रहा था ये सोनू। अदरवाइज मैंने नहीं गाया हुआ, बहुत लोगों ने गाया हुआ है अलग अलग ढंग से। तो चूंकि हम क्लास में शायरी कर लेते हैं तो हमने फटाफट से उसके वर्ड्स अपनी सबसे चेंज कर दिए, और हमने कहा क्यों ना हम इसको गाएं। तो यहीं से लक्ष्मी नगर से जाके चश्मे मंगवा लिए ब्लैक कलर के, तो उन्होंने दिए और हमने आधे घंटे में उसको रिकॉर्ड कर लिया। बट मुझे नहीं पता था कि लोग इतना प्यार बहुत वायरल हुई थी सर वाली वीडियो, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने, मुझे तो बच्चों ने उस समय भेजा था जब मैं पढ़ा रहा था उस समय, तो बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए थे। उसके बाद कभी बनाई नहीं सर आपने कभी? ऐसे बनाएंगे, आपसे पूछेंगे तो बनाएंगे सर, साथ में बना लेंगे, कुछ अच्छा होगा तो। सर ये अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि फैकल्टीज का ज्यादा होगा सर। आपने पहले बोला आप इंटर छोड़ रहे हो, फिर आपने इंटर ले लिया, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या इसके पीछे? इंटर छोड़ने का मैंने मैसेज डाला था 2019 सितंबर में, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए इस बात को, और अब मैं इंटर पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी। तो ये डाउट रहता है सबको कि 2019 में छोड़ रहे थे और अब दोबारा को शुरू कर दिया। 2019 में दिमाग खराब हो गया था। तो अब दिमाग ठीक हो गया है, तो रदर 1 साल में ठीक हो गया था। तो मैंने 2019 सितंबर में कहा मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, और मैंने अक्टूबर 2020 में दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया। इसका दिमाग ठीक होने के पीछे कुछ कारण कोविड भी था, कुछ फाइनेंस भी था, और के कारण थे। अब फ्यूचर प्लान कुछ थोड़ा सा इंटरव्यू पढ़ाएंगे, फाइनल पढ़ाएंगे, और फाइनल का एक सब्जेक्ट है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, जो नए कोर्स में आ रहा है, जिसके अंदर अकाउंट्स भी है, जीएसटी भी है, डीटी भी है, सीए फाइनल का। वो पेपर कोई बच्चा पढ़ता भी नहीं, कोई पढ़ाता भी नहीं, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ उसको भी पढ़ाने के लिए। तो अब सिर्फ शर्मा सर दिखेंगे या पूरी टीम दिखेगी सर? टीम दिखेगी, मतलब आप पूरे फुल फॉर्म के साथ एकदम। मैं सेंटर भी बनाने वाला हूँ और टीम भी बनाने वाला हूँ। सर सेंटर एक आधी बुकिंग अभी हम करके जाएंगे। सारे सेंटर है, आप सर अगला सेशन है हमारा दिस और दैट का। कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, आपको सिर्फ आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, फेस टू फेस और सैटेलाइट? सैटेलाइट। इंटर या फाइनल? फाइनल।
अल्डाइन या प्रोवाइस? प्रोवाइस। प्रोवाइस विद सेम फॉर्मेशन, सब कुछ सेम? यस। ओके। सेफनल ओल्ड कोर्स या सेफनल न्यू कोर्स? न्यू कोर्स। फैमिली टाइम या टीचिंग टाइम? फैमिली टाइम। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। आपका 5 पीस एकदम फॉर्मल सूट, वो टाई वाई सब कुछ, या फिर एकदम नॉर्मल ड्रेसअप? नहीं, मैं तो नॉर्मल ड्रेसअप में था, व्हाइट शर्ट और पैंट। 5 वो टाई आज वो नहीं पहनी हुई मैंने। सर शायरी या डांसिंग? शायरी। अच्छा, चाय या कॉफी? मैं दोनों ही नहीं पीता वैसे। चाय। ठीक, आप कुछ और कुछ भी हो सकता है। आप घर पे रहना पसंद करते हो या ट्रैवल करना पसंद करते हो? ट्रैवल। ट्रैवल, फिर कार या फ्लाइट? अब ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया। चलो कार बोल दीजिए। एक छोटी सी सिचुएशन है, आपको इंट्रोवर्ट रहना है 100 डेज के लिए, आप किसी से कुछ बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, या फिर हर चीज एकदम डांसिंग मोड में रहेगी? अभी आपको आंसर भी ऐसे ही देना पड़ेगा सर, अगर डांस सिलेक्ट करोगे तो। नहीं, मैं डांस कैसे करूंगा। समर पर्सन या विंटर पर्सन हो? मैं विंटर पर्सन। मूवीज में आपको हॉलीवुड पसंद है या बॉलीवुड पसंद है? टॉलीवुड भी हो सकता है। नहीं, देखो हॉलीवुड तो अंग्रेजी में समझ में ही कम आती है, अगर वो हिंदी में डब हो तो मुझे पसंद है। आपको क्या पसंद है? बुक्स रीड करना पसंद है या स्टोरीज लिखना पसंद है? बुक्स रीड करना। बुक्स रीड करना। इंटरनेट या विदाउट इंटरनेट? ऑफ कोर्स इंटरनेट। ऑफ कोर्स इंटरनेट। अब तो ये हमारा था सेकंड सेशन। अब सर हम लोग लास्ट थर्ड सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां पे हम आपको कुछ चीट्स देंगे, आपको कुछ चीट सिलेक्ट करनी है, ठीक है? अब इसमें सर एकदम सिंपल सा फेंडर है, हमने बहुत कम नाम दिए हैं, ज्यादा लोड हमने लिया नहीं है। आपको किसी भी एक चिट को सिलेक्ट करना है एंड इसमें फैकल्टीज के नाम लिखे हुए हैं। अब आपको उस फैकल्टी के बारे में 1-2 मिनट, जो भी आपको 1-2 लाइन, जो भी आपको जितना सही लगे वो आपको बताना उस फैकल्टी के बारे में। ठीक है सर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बजट कम है तो बॉल मिला नहीं हमको। आदित्य जैन सर। तो आदित्य जैन सर मेरे स्टूडेंट रहे हैं और 2006 या 7 के आसपास मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। मैं अभी भी वो डे याद रखता हूँ जब वो पास हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास हिंदी भवन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा मुझे पढ़ाना है, एंड समहाउ हमारा एसोसिएशन कभी बन नहीं पाया, और स्टिल ही इज वेरी ग्रेट गाय। के बारे में सर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, राजकुमार सर, ये भी मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। अच्छा, ये बात तो मुझे सबसे किसी को नहीं पता होगी। रहे हैं 2006-7 के आसपास मेरे से पढ़ते थे, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने भी कोचिंग में आ गए हमारे साथ, एंड उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, फिर वो आपके साथ? नहीं, ज्वाइन किसी ने किसी को नहीं किया, लेकिन मैं अभी भी अगर अपना टाइम स्पेंड करना चाहूंगा तो राजकुमार सर के साथ, नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, लेकिन वैसे अगर मान लो मुझे कहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है, मान लो किसी ने कहा शिमला चलते हैं, द पर्सन जिनके साथ मैं जाना चाहूंगा ही विल बी राजकुमार। एक अच्छा अलग बॉन्ड है, मतलब अदर देन बिजनेस भी। ही इज मोर अ फ्रेंड। तो सर एक आधा कोई आप मैसेज जो बच्चों को देना चाहोगे, जो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ सभी बच्चों को, क्लास में भी कहता हूँ कि नॉलेज ही है जिसको वो सेल कर रहे हैं, और नॉलेज ही उनको जो गेन करनी है। तो नॉलेज को गेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है रीड करना, और मेरा ये मानना है कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप रैंक ले आएंगे बिना टीचर के, बिना सेल्फ स्टडी के रैंक नहीं ला सकते। मैं एक छोटा सा एड ऑन करना चाहता हूं, मैंने अपने बच्चों को क्लास 12th तक, वेदर 12th के बाद तो पॉसिबल ही नहीं था, 12th तक कोई भी कोचिंग इंटेंशनली नहीं करने दी। मैंने कहा नो कोचिंग, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, कोई कोचिंग नहीं इसके अंदर करनी है, और दे डिड वेल। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, सभी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करें, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। नॉलेज गेन तभी होगी जब वो खुद पढ़ेंगे। तो एक लास्ट चीज जो मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में आता है, सर व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। इफ आई एम हैप्पी तो इस मोमेंट पर मैं सक्सेसफुल हूं। सक्सेसफुल कोई गोल नहीं है कि इस दिन होना है सफल, ये एक ऐसी क्रिया है कि मुझे रोज सफल होना है, रोज को भी हर घंटे सफल होना है, हर घंटे भी नहीं हर मिनट सफल होना है, और वो तभी हो सकता है जब आप हैप्पी हैं। मेरा जतिन के साथ एक अच्छा 1-1.5 घंटा बीत रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, तो मेरा ये समय सफल हो गया। वेरी ब्लेस्ड। मैं जतिन, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं आपका इंटरव्यू भी लेना चाहूंगा साथ में, कि पहले ये बताओ आप सीए नहीं है, मैं पूछ सकता हूँ ना क्वेश्चन? तो आप सीए नहीं है, फिर भी आपने सीए इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम किया और बहुत सारी चीजें की, ये कैसे पॉसिबल हुआ, कहाँ से आया आप? सर वो सर मतलब वाइफ के कारण हुआ ऐसा, मतलब मैं तो सर कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो मेरी सर इच्छा थी माउंट एवरेस्ट चढ़ना। तो माउंट एवरेस्ट के लिए सर उस समय लगते थे 32 लाख रुपीस। तो फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो घर वालों ने कहा कि घर बेचना पड़ जाएगा, और उसके बाद जिंदगी की भी रिस्क थी, तो वो छोड़ा। फिर वो लड़कियों ने बहुत बड़ा मोटिवेशन, जो मैं कहता हूँ मतलब तो वो मोटिवेशन रहा। फिर वहां से फिर मैंने सीपीटी जरूर क्लियर करी, तो मैं साइंस में, मेरे एलएलबी भी है, तो क्योंकि मेरे घर में सर सब एडवोकेट है,
सो एलएलबी तो हमारा बाय डिफॉल्ट है। आप अगर घर में आए हो तो आप एलएलबी करोगे ही, वैसा सीन है। दूसरा आपका अग्रेशन का क्या कारण है? अगर मैं कहूँ आज भी हम भी मार्केट में जितना जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बट यू आर वन ऑफ द वेरी वेरी अग्रेसिव फैकल्टी एज वेल एज जो स्टूडेंट के साथ लगातार इंटरेक्ट करते हैं, इसका क्या कारण है? सर वो लोग मजा आता है सर, मतलब मैं बताऊँ, जैसे आपने कहा ना सर डल, सर जब मैं डल होता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे लाइव चले जाता था, यूट्यूब पे लाइव चलाता था, बच्चों से बात करता था, तो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। और बच्चों के साथ रहना मतलब एक ऐसा लगता है कि सर वो गलतियां, ऐसी नादान गलतियां करते हैं सर, अपन ने करके रखी हुई है, तो ऐसा लगता है कि अरे भाई रुक जाओ मैं बताता हूँ तुमको। तो वो एक छोटा सा अच्छा लगता है सर वो एकदम। और इस बीच मुझे तो अच्छी चीज लगती हुई है कि सर फील्ड बहुत बड़ी है। आप मतलब बहुत सारे लोगों से आपसे मिला, जैसे वेरी फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग, तो वो एक जो ये एक्सपीरियंस है सर वो हर जगह नहीं है। और आज जो नॉलेज एक्सचेंज हुआ सर, वैल्यू तो जैसा भी आपने कहा वैल्यू तो नॉलेज के सर, आज नॉलेज एक्सचेंज हुआ, मैंने सीखा, मुझे इतना बड़ा ऑफिस देखा, आज मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। वो जो चीज है सर वो और हर जगह हर इंडस्ट्री में नहीं मिलती है सर। वो यहाँ पे बिहेवियर अच्छा है, एक अलग अपन सब लोगों का यूनिटी है, अच्छा लगता है। ग्रेट। मैं ये कह सकता हूँ जतिन, आपने पिछले 2 साल में बहुत एफर्ट्स किए और बहुत ज्यादा अपने आप को आगे लेकर आए। बहुत नामी लोग भी नहीं ला पाए और आप लेकर आए। बोल रहे सर वो हो गया सर, खत्म हो गई। मैं हमेशा इसके लिए आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। आप जीवन में बहुत तरक्की करें और इसकी मंगल कामना करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए हमारे पास, इसके लिए धन्यवाद। अरे आपने हाँ बोल दिया सर, वो बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फोकस्ड कि मुझे फाइनेंस में ही आगे बढ़ना है। फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई बाउंड्रीज नहीं देखता, भीड़ से कुछ नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट सही क्लियर करवाते हैं कोई भी टीचर, तो कोई भी स्टूडेंट्स नंबर 1 पोजीशन में पहुंच सकता है।